नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर सिंचाई विभाग की बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। नमामि गंगे पाइप पेयजल योजना की डीपीआर भी देखी। दूसरी तरफ गोरखपुर के मेयर और कमिश्नर ने सीएम से मुलाकात की। गोरखपुर को जल जीवन मिशन में देश में तीसरा और यूपी में पहला स्थान मिला। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में सीएम योगी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति जांची। नमामि गंगे के तहत पाइप पेयजल योजना की डीपीआर पर भी चर्चा हुई। सीएम ने समयबद्ध पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। इसी दौरान गोरखपुर के मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और कमिश्नर रविंद्र कुमार मंडार ने सीएम से मुलाकात की। गोरखपुर ने जल जीवन मिशन के JJSB 1.0 में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा और यूपी में पहला स्थान हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। सीएम योगी ने गोरखपुर टीम को बधाई दी। कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने में गोरखपुर ने बेहतरीन काम किया। ये यूपी के लिए गर्व की बात है। अन्य शहरों को भी इसी तरह आगे बढ़ना है। सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा और गोरखपुर की उपलब्धि से साफ है कि यूपी विकास के नए मुकाम छू रहा है। सीएम योगी का विजन हर घर तक पानी और सिंचाई पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता यात्रा का शुभारंभ हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरदार पटेल को देश को एकजुट किया है और देश विरोधी ताकतें बांटना चाहती हैं, लेकिन एकता यात्रा ऐसे रोकेगी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे यूपी में ऐसे आयोजन हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी के तहत एकता यात्रा का शुभारंभ हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। छात्र, एनसीसी कैडेट्स और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यात्रा जीपीओ पार्क से केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक चली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। देश विरोधी ताकतें भारत को बांटना चाहती हैं, लेकिन रन फॉर यूनिटी एकता के सूत्र में बांधने का काम करेगा। लौह पुरुष के योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। लखनऊ के मध्य विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल रन फॉर यूनिटी एवं जनसभा का आयोजन किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन चरित्र को, रीतियों नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। लखनऊ के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और इस रन फॉर यूनिटी को सफल बनाने के लिए हजारों की संख्या में इस ऐतिहासिक पार्क में हमारे सभी साथी जुड़े हैं। मैं सभी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आयोजन में सैकड़ों छात्र शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने युवाओं से अपील की कि सरदार पटेल के आदर्शों पर चले। पूरे यूपी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। लखनऊ में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। और बिहार प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां। नीतीश जी के नेतृत्व में राजग प्रचंड बहुमत के साथ सरकार गठन करने जा रहा है, तो अच्छी बात है। सब लोग तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री जी की पूरी देश दुनिया तारीफ कर रहा है। समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाते हैं और ये इसलिए उठाते हैं कि फेस सेविंग जनता ने इनको स्वीकार करना पूरी तरह से समाप्त कर दिया। सरदार पटेल की जयंती वर्ष में यूपी सरकार ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। डिप्टी सीएम ने कहा कि एकता ही राष्ट्र का आधार है। छात्रों को एकता शपथ दिलाई गई। लखनऊ में एकता यात्रा ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का शुभारंभ लौह पुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि है। छात्रों की भागीदारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
वहीं बिहार में एनडीए की जीत पर बोले दानिश अंसारी, विपक्ष हार की वजह से बौखला गया है। अंसारी ने कहा कि 2027 में विपक्ष यूपी में साफ होगा। वहीं बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है। अब बिहार में एनडीए अपना वादा पूरा करेगी। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की जीत पर बोले हैं दानिश अंसारी और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। कहा कि बिहार में एनडीए की जीत पर बोले दानिश अंसारी और उन्होंने कहा कि अब बिहार में एनडीए अपना वादा पूरा करेगी। विपक्ष हार की वजह से बौखला गया है और 2027 में विपक्ष यूपी से साफ होगा। आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये बिहार के चुनाव परिणाम से बौखला गए हैं लोग। और जो तमाम बयान ये जो विपक्ष दे रहा है, आरजेडी दे रहा है या कांग्रेस पार्टी दे रही है, समाजवादी पार्टी दे रही है, इनकी तिलमिलाहट को बताता है। अरे भाई, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया, हर राजनीतिक दल को इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है। भारत बयानबाजी से नहीं चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। बिहार की जनता का जो मैंडेट है उस पर अगर आप उंगली उठाते हैं तो इसका साफ मतलब है कि जनता के मंशा पे आप उंगली उठा रहे हैं। बिहार की सम्मानित जनता ने जो जनादेश दिया था, हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। एक सिरे से इसी बयानबाजी की वजह से, ऐसी इनके करतूतों की वजह से जनता ने इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और अब तो जनता इस बात पे, जनता ने ये ठान लिया है कि इनको ऐसा सिखाना है कि मतलब ये कहीं के ना रहे। बिहार का चुनाव उसका साफ उदाहरण है और वही परिणाम उत्तर प्रदेश का भी रहने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि बिहार की जनता और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता दोनों भाई भाई है। तो बिहार का जो मत है वही उत्तर प्रदेश का मन है। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार फिर से बनेगी और उत्तर प्रदेश के विकास को हम नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बिहार की जनता ने एक बड़ा मैंडेट हमें दिया है और जब बड़ा मैंडेट, बड़ा जनादेश मिलता है तो बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस मैंडेट के पीछे की जिम्मेदारी को समझते हैं। बिहार की जनता ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे दी है और यकीनी तौर पे मोदी जी के लीडरशिप में हम बिहार के और देश के हर प्रदेश के समृद्धि के लिए पूरी ईमानदारी, मेहनत के साथ काम करेंगे। जो वादे किए गए पूरे होंगे, हर वादे, जो वादे कहे गए हैं वो भी पूरे होंगे और जो जनता की अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं भी पूरी होंगी। नौजवानों की उम्मीदों को भी पूरा करना है, हमारी जो बहनें हैं उन बहनों को, अरमानों को भी पूरा करना है। तो हमने बिहार के विकास के लिए एक मिशन की तरह हमको काम करना है और पूरी ईमानदारी से मोदी जी की लीडरशिप में वो काम पूरा होगा। वहीं पटना में बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। सम्राट चौधरी विधायक दल का कौन नेता चुना गया। विजय सिन्हा उपनेता बने। दोनों बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सर्वसम्मति से सम्राट को चुना गया है। ये जोड़ी फिट भी है और हिट भी है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया। विजय सिन्हा को उपनेता बनाया गया। दोनों एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर शपथ लेंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मौजूद रहे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को नेता चुना गया। सम्राट और विजय की जोड़ी ने चुनाव में कमाल कर दिया। ये जोड़ी फिट भी है और हिट भी। बीजेपी ने एनडीए सरकार बनाने का प्रस्ताव पास किया। नीतीश कुमार 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ लेंगे। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी।
उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। विजय सिन्हा विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं। दोनों का चयन सोशल इक्वेशन को मजबूत करने के लिए किया गया। एनडीए को भारी बहुमत मिला है। उन्हें सभी शीर्षस्थ नेतृत्व और सभी माननीय विधायक को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं बिहार की जनता को, जिसने इतनी बड़ी जनादेश हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। विकास के रफ्तार को बढ़ाने का जो जनादेश मिला है, अब सुशासन से समृद्धि के संकल्प को साकार करने का और विकसित बिहार बनाने के पूरे संकल्प को साकार करने में हम लोग अपनी पूरी तन मन से व्यवस्था लगाएंगे। बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया गया। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उप नेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। बैठक के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि नई सरकार बिहार के विकास को नई गति देगी। पोर्टफोलियो बंटवारे पर चर्चा तेज, स्पीकर पद पर भी दावा। एनडीए की एकता बिहार की राजनीति में नया दौर लाएगी। बिहार बीजेपी विधायक दल का फैसला एनडीए सरकार का आधार बनेगा। सम्राट विजय की जोड़ी बिहार को नई दिशा देगी। 20 नवंबर की शपथ से बिहार की नई शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी के सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। इसी कड़ी में फतेहपुर एटीएस मुख्यालय प्रयागराज में 8 संवेदनशील जिलों के मदरसों से छात्रों, शिक्षकों और मौलानाओं का पूरा ब्यौरा मांगा गया है और सभी मदरसों को नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसी डिजिटल एटीएस को सौंपे जाएंगे। ये कदम दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस सक्रिय हो गई है। फतेहपुर एटीएस मुख्यालय प्रयागराज ने 8 संवेदनशील जिलों सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के सभी मदरसों से छात्रों, शिक्षकों और मौलानाओं का विस्तृत विवरण मांगा है। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार डिटेल और विदेशी फंडिंग की जानकारी शामिल है। एटीएस से भी हमारे पास 2 दिन पहले एक लेटर आया है। ये 15 तारीख को एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कि हमारे मंडल के सभी जनपदों से जितने छात्र पढ़ रहे हैं मदरसों में और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी डिटेल, उनके फादर्स नेम, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब मांगा गया है। तो हम लोग भी इसमें पत्र जारी कर दिए सभी मदरसों को। चूंकि बच्चों की संख्या इस बार जो चेंज होती रहती है तो बच्चों की संख्या तत्कालीन क्या है और वहाँ पे टीचर्स कौन कौन है, इस डिटेल हम लोग मांगिए जैसे ही सूचना प्राप्त हो। जिले में कुल अपने 111 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिसमें कि 6 अनुदानित मदरसे हैं और 105 जो है वो वित्त विहीन मदरसे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा पहले
और पारदर्शिता जरूरी है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में यूपी के लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन मिला, जहां कश्मीरी डॉक्टरों पर शक है। एटीएस ने लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के घर छापा मारा। अब मदरसों पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तेज हो गया है। एटीएस ने भी हम लोगों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें अपने मंडल के भी पत्र जारी हुआ है। तो उसमें सभी मदरसे, जिले में जितने मदरसे चल रहे हैं उसमें उनका प्रबंधक कौन है, प्रधानाचार्य कौन है, उनका विवरण से उनके पता, एड्रेस और मोबाइल नंबर, पिता का नाम और साथ में बच्चों के विवरण भी मांगा गया है। तो ये हम लोगों ने एक पत्र जारी करके सभी मदरसों के जो जिले में चल रहे हैं सभी से एक सूचना मांगी। मदरसे के निरीक्षण करने पे पाया कि अल मदरसा अल हिरा जो है आबू नगर में संचालित है। कक्षा 8 तक चलता है और इसमें कितने 9 टीचर्स मालूम चले, 9 टीचर्स पढ़ाते हैं और सब यहीं के रहने वाले हैं, ऐसा बताया है। निरीक्षण ये हम लोगों का ये चलता रहता है। कभी कभी एक तरीके से ये विभागीय का प्रक्रिया भी है कि हम लोग समय समय पे जो संचालित मदरसे हैं जिसमें कि एडेड हो गए, नॉन एडेड मदरसे, समय समय पे इनका निरीक्षण हम लोग द्वारा किया जाता है, ताकि इसमें कोई भी ऐसी सूचना जो हो हम लोग उसको एकत्र कर। सभी मदरसों को निर्देशित किया गया है कि जो डिटेल्स में विवरण है, मतलब स्टूडेंट्स के नेम और टीचर्स के नेम और प्रिंसिपल और मैनेजर, इनका डिटेल जो है पूरा एड्रेस के सहित और मोबाइल नंबर के सहित समाना। नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हमें तो सहयोग करना चाहिए जो भी है सरकार के और अपनी तरफ से जो चीज़ होती है। और मदरसा बोर्ड से या बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से अक्सर हम लोगों से ये सारी चीज़ें मांगी जाती है बीच में, और सारी चीज़ें सरकार के पास होती हैं कि कितने मदरसे चल रहे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, A to Z उनके पास डिटेल है और हम लोगों को इसमें सहयोग करना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रभावित जिलों में बॉर्डर इलाकों पर फोकस है। सूत्रों के मुताबिक कुछ मदरसों में बाहरी राज्यों से लोगों की बढ़ती आवाजाही पर नजर है। एटीएस ने निर्देश दिया कि संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट तुरंत करें। यूपी में 24,000 से ज्यादा मदरसे हैं, जिनमें से 16,000 मान्यता प्राप्त हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस का मदरसा सर्वे सुरक्षा का मजबूत कदम है। सीएम योगी का एक्शन अपराधियों को ठंडा करेगा। यूपी हर खतरे से निपटने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं नोएडा में महिला पीजी संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली है। पीजी में रहने वाली युवती के साथ की है मारपीट। वहीं युवती संचालक से सिक्योरिटी मांगने गई थी। थाना सेक्टर 58 क्षेत्र सेक्टर 62 का ये मामला बताया जा रहा है। तो बता दें कि मामले में वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीजी संचालक मारपीट करते हुए नजर आ रही है और पिटाई करते हुए नजर आ रही है। और नोएडा में महिला पीजी संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली है। पीजी में रहने वाली युवती के साथ ये मारपीट की गई और युवती संचालक से सिक्योरिटी मांगने गई थी। आपको बता दें कि थाना सेक्टर 58 क्षेत्र सेक्टर 62 का ये मामला बताया जा रहा है। पीजी में रहने वाली युवती के साथ ये मारपीट की गई। वहीं युवती संचालक से सिक्योरिटी मांगने गई थी, जहां थाना सेक्टर 58 क्षेत्र सेक्टर 62 का मामला बताया जा रहा है। वहीं पीजी में रहने वाली युवती के साथ ही मारपीट का वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि नोएडा में महिला पीजी संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली है। वहीं यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोरों पर है। इसी कड़ी में कई जिलों में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट के 2 वांछित अपराधियों को पकड़ा गया है। वहीं गाजीपुर में पशु तस्करों से गोलीबारी हुई है। गाजियाबाद में स्नेचर गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 5,000 रुपए, पिस्तौल और बाइक बरामद किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों पर कहर बन रहा है। प्रदेश के कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसी कड़ी में बुलंदशहर के खुर्जा में वाहन चेकिंग के दौरान गैंगस्टर एक्ट के 2 वांछित अपराधी बाइक पर फायरिंग करते हुए भागे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर कई केस दर्ज हैं। कोतवाली नगर और स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा
संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी वलीपुरा नहर के पास। इस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध जो है बाइक जिस पे 2 सवार थे उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे रुके नहीं और गाड़ी को नहर पटरी की तरफ भगाने लगे। कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने उक्त संदिग्ध बाइक सवारों का पीछा किया और जब बाइक सवार संदिग्ध अपने आप को पुलिस टीम से घिरा हुआ पाए तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस टीम ने आत्मरक्षा फायरिंग की, जिससे दोनों संदिग्ध घायल हो गए और उनको तत्काल जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। आरंभिक पूछताछ में पता चला है कि दोनों के नाम क्रमशः रहीउद्दीन और सनाउल अंसारी हैं, जो कोतवाली नगर के गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित थे और जनपद स्तर पे 10,000 का इनाम रखा गया था। इन्होंने जनपद में जो है चोरी की घटनाएं कारित की थी और पहले भी जेल जा चुके हैं। दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर आवश्यक विधिक कार्रवाई होगी। गाजीपुर में अंतर जिला पशु तस्करों का गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा। थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान तस्करों ने गोली चलाई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। 2 तस्कर घायल अवस्था में पकड़े गए। तस्करों के कब्जे से चोरी की बाइक और हथियार बरामद हुए। प्रतिदिन की भांति अपने क्षेत्र में भ्रमणशील थे, गश्त कर रहे थे तथा जो संदिग्ध वाहन है और व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग कर रहे थे। वो मच्छर टाली के करीब थे कि उनको एक संदिग्ध स्कॉर्पियो और पिकअप जो है आती हुई दिखाई दी। जब एसओ बिनो के द्वारा दोनों संदिग्ध वाहनों को रोकने का इशारा किया गया तो रोकने के बजाय वो तेजी से जंगीपुर की तरफ भागे, जिसमें तत्काल ही एसओ बिनो के द्वारा एसओ जंगीपुर को सूचना दी गई। एसओ जंगीपुर एसओजी टीम के साथ उस समय रसूलपुर बेलवा पे चेकिंग कर रहे थे। जब उनको सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने तत्काल डीसीआर को कंट्रोल रूम को जरिए दूरभाष सूचित किया तथा जो जंगीपुर की तरफ जो संदिग्ध वाहन जा रहे थे उनकी तरफ मूवमेंट करना चालू किया। जब दोनों संदिग्ध वाहनों ने देखा कि पुलिस टीम उनकी तरफ बढ़ रही है तो उनके द्वारा जंगीपुर की पुलिस टीम और जो एसओजी की टीम है उनके ऊपर फायरिंग की गई। तो वहीं मेरठ के पाली गांव में गोलीबारी की घटना के 3 वांछित अपराधियों को स्वाट टीम ने घेरा, भागते हुए फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। इस मुठभेड़ में एक जवान को भी गोली लगी, जो कि ग्राम पाली का रहने वाला है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। वह 2 अन्य बदमाश, इनका नाम आदित्य व वंश है, इनको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये तीनों ही व्यक्ति ग्राम पाली में 6 नवंबर को जो घटना घटी थी जिसमें 272/25 मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था थाना हस्तिनापुर में, उसमें ये तीनों वांछित चल रहे थे। इन तीनों के भी आपराधिक इतिहासों को देखा गया है, जिसमें कई मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल को अस्पताल भर्ती कराया गया है उपचार हेतु। वह अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा से अपराध का ग्राफ गिर रहा है। कई जिलों की मुठभेड़ों ने बदमाशों को लंगड़ा कर दिया है। योगी सरकार का 0 टॉलरेंस अपराध पर लगाम कसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।